So next question is, two identical charged spheres suspended from a common point of two massless string of length L are initially at a distance d which is very less than L. Okay, so the condition is like this कि आपके पास ये दो मास हैं, ठीक है, आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है, दोनों पे आपके पास चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दिस इज अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और इनके बीच की जो दूरी है आपके पास वो डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो ये जो आपके पास है वो डिस्टेंस डी है, ठीक है, और कह रहा है कि आपके पास डी इज वेरी लेस देन एल अपार्ट बिकॉज ऑफ दर म्यूचुअल रिपल्शन। जैसे कि हम कह रहे हैं दोनों पे आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में क्या होंगे, रिपल्शन होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब कि आपके पास जो dq बाई dt है, मतलब कि चार्ज का जो लीकेज हो रहा है, dq बाई dt आपके पास जो हो रहा है वो टाइम t, ठीक है, चार्ज का जो लीकेज हो रहा है, ठीक है, वो टाइम t इज अ कांस्टेंट, ठीक है, सो dq by dt is constant, this is given as a result the spheres approach each other with the velocity v। अब जैसे जैसे चार्ज लीक हो रहा है तो स्फीयर्स एक दूसरे को v वेलोसिटी से अप्रोच करने लगते हैं, देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, डिस्टेंस d लिखना चाहिए था इसको इधर, ठीक है, तो यहाँ पर ये d मतलब कि x, ठीक है, सही बात है, x आपके पास कैसे, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो v आपके पास x के साथ कैसे वेरी करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसके अंदर एनएलएम बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास ये इधर टेंशन लग रहा है, ये इधर टेंशन लग रहा है, और इसका मास में अगर m मान लूँ तो ये नीचे आपके पास mg हो गया, ठीक है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जैसे इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू, तो ये इधर इसको एफ लग रहा है, ठीक है, तो मैंने एक साइड का आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसके अंदर। तो अगर देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये भी एंगल आपके पास क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं इक्वेशन बैलेंस करते हुए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दूसरी मेरे पास बन जाएगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, इस साइड टी कॉस थीटा होगा ना, इस साइड टी कॉस थीटा होगा, और इस साइड आपके पास टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आपके पास कितना होगा, हाँ जी, के क्यू स्क्वेयर बाय आपके पास डी स्क्वेयर, ठीक है, डी स्क्वेयर होगा। अब बाय डिवाइडिंग 2/1, 2/1 अगर आप करेंगे, 2/1 अगर आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर ओवर एम जी डी स्क्वेयर, ठीक है। अब जैसे क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो डी डिस्टेंस तो रहेगी नहीं, ठीक है, तो डी डिस्टेंस की बजाय वो एक्स में वेरी करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा आपके पास, ओके, तो अब टेन थीटा देखते हैं, तो अब टेन थीटा देखते हैं, इसके अंदर टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे कि टेन थीटा कितना होगा, तो आप मुझे कहेंगे कि यहाँ पर आप कहेंगे d/2 और ये आपके पास l, ठीक है, तो टेन थीटा आप लिख देंगे d/2l, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास के क्यू स्क्वेयर बाय एम जी डी स्क्वेयर, ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसे लिख देंगे 2k l क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी डी क्यूब, ठीक है, एम जी डी क्यूब, और इधर अगर मैं इसे क्यू को एक साइड कर लूँ, देखिए क्यू अगर इधर कर लें अपने इसे एम जी डी क्यूब 2k l, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और 2k l भी कांस्टेंट है, तो ये अंडर रूट में रहेगा ऐसे, ठीक है, और आपके पास डी, अब डी क्योंकि वेरी कर रहा है, ठीक है, डी आपके पास कम होता जा रहा है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 3d स्क्वेयर, अच्छा डी की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर ये डी की पावर 3/2 बनेगा, 3/2 तो आगे आ जाएगा और डी की पावर हाफ रह जाएगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा डी डी बाई टी, ठीक है, क्योंकि अब डिफरेंशिएट डी तो आपके पास वो था ना, तो समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है, दोनों क्यू के बीच में डिस्टेंस आपके पास डी है, तो यहाँ पर आपके पास कितना है डी डी बाई टी आपके पास क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी आपके पास वी हो जाएगा, ठीक है, तो ये डी क्यू बाई डी टी यहाँ से आपके पास ये कॉन्स्टेंट था, तो बाकी सब उधर भेज दीजिए आपके पास, तो डी एक्स बाई डी टी जो आपके पास वी है, ठीक है, वो आपके पास कैसे वेरी करेगा, डी क्यू बाई डी टी को कॉन्स्टेंट है आपके पास, ये तो सी ले लेता हूँ मैं सी, और ये इधर आ जाएगा 2k l ओवर एम जी, और ये 2/3 भी इधर आ जाएगा, और d की पावर -1/2, तो v इज प्रोपोर्शनल टू d की पावर -1/2, ठीक है, सो दिस इज इट, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पिथबॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, ठीक है, जैसे पहला पिछले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, टू पिथबॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस, ठीक है, तो इस बार तो डायग्राम में दे रखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, सो इक्वल लेंथ इट इज एल एल,
The equilibrium separation between them is r. The equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped at half the height. अब ये सेकंड केस मिल गया हमारे पास। तो ऐसे आ गया आपके पास, इसे पहले y पर था, तो अब ये आपके पास कहाँ पर है, y/2 पर है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है आपके पास ये, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम, ठीक है। तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, तो यहाँ पर अब ये रिलेशन पूछा जा रहा है। तो इसे आप देखिए यहाँ पर R1 कर लीजिए, इसे R2 कर लीजिए, और R2 और R1 के बीच में अभी रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर स्टेप फॉलो करेंगे। ये आपके पास यहाँ पर mg लग रहा है और ये एंगल आपके पास थीटा है, तो आपके पास ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टेंशन लग रही है, तो यहाँ पर आपके पास ये t cos थीटा और ये t sin थीटा, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये कितना बन जाएगा, t cos theta is equals to mg, and the second one is t sin theta is equals to fe। और fe कितना आपके पास, fe आपके पास है k क्यू स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों पे आपके पास इक्वल चार्ज है ना, तो क्यू क्यू मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया, क्यू स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये आपके पास ये क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ से आपके पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, बाई सेकेंड बाय वन, 2/1 अगर आप कर देंगे, 2/1 डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा आपके पास बच जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर बाय R1 स्क्वेयर mg, ठीक है। r-2 r-2 और बेस कितना होगा, और बेस आपके पास कितना होगा y, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। सेम टू सेम हम इसी केस में, सेकंड केस में ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे वाली एनालॉजी से यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप ले लीजिए, आपके पास ये एंगल थीटा 2 होगा, तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जैसे देखिए चार्ज जैसे दोनों में सेम ही है, क्योंकि सेम ही केस को हमने कंसिडर किया था। यहाँ पर अब इस बार आपके पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर और mg, ठीक है। और tan थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा 2 की वैल्यू आपके पास होगी, देखिए यहाँ पर आपके पास बेस कितना आ रहा है, आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है R2/2, ये आपके पास R2/2 है, ठीक है। और ये जो चीज़ आपके पास y/2 है, तो आप इसको लिख देंगे R2/2 y/2, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास, तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू दिस मच। तो ये आपके पास बन गया है R2 का क्यूब, R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर वाई ओवर mg, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना बन गया, R1 क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर 2y ओवर mg, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखना था कि आपके पास R2 और R1 में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर R2 आपके पास मुझे के क्यू स्क्वेयर वाई ओवर mg की वैल्यू आपके पास कितनी है, R1 क्यूब बाय 2, ठीक है। तो आपके पास ये R2 की वैल्यू जो आपके पास बन गई है, वो बन गई है आपके पास R2 इज इक्वल्स टू R1 ओवर 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट बनता है। तो अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर तो कोई सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। पर आपके पास जो सही आंसर बनता है तो यही बनता है आपके पास, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिए, R1 ओवर 2 की पावर 1/3, इतना आ जाएगा आपके पास ये, ओके। Next question is, a charge q is placed at the center of line joining two exactly equal positive charges q. So these are the exactly positive charges, equal positive charges, and q is placed at the center of line joining, ठीक है। तो the system of three charges will be in equilibrium. सो इफ क्यू इज इक्वल टू तो पूछा जा रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर। तो क्यू की वजह से अगर मैं मान लूँ कि इन दोनों के बीच में, बिग क्यू के बीच में डिस्टेंस डी है, और ये जो स्मॉल क्यू है इज एट द सेंटर, सो d/2, सो के क्यू स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर प्लस क्यू क्यू बाय डी स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाय डी स्क्वेयर। सो दिस कम्स आउट टू बी कि आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये ऊपर 4 है, बस 4, और यहाँ पे के लिख लेते हैं, ठीक है। इधर के लिख लेते हैं इधर, ओके। तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4, ठीक है। तो आपके पास सही ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन सही बनता है। Okay, the next question is, point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on the x-axis at x is equals to 0. तो 0 पे तो आपके पास कौन सा है, 4q, and at x is equals to a आपके पास है minus q, and at x is equals to 2a पे आपके पास है plus 4q,
ठीक है। तो नीचे के दिए गए ऑप्शन से हमें पूछ रहा है ये, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसे। अ, अगर मैं यहाँ पर इन सभी माइनस क्यू और प्लस फोर क्यू, इस वाले प्लस फोर क्यू चार्जेस की वजह से यहाँ पर देखूँ कि कितना नेट फोर्स लगता है, तो आपके पास आप लिखेंगे फोर क्यू स्क्वेयर, के फोर क्यू स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, प्लस यहाँ से आप लिखेंगे 16 क्यू स्क्वेयर ओवर, ये दोनों के बीच में आपके पास डिस्टेंस आपके पास 4 ए स्क्वेयर हो जाएगा, 4 ए स्क्वेयर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये प्लस फोर क्यू और माइनस क्यू आपके पास ये नेगेटिव में हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, आपके पास ये सॉल्व करेंगे तो आप जीरो आ जाएगा। तो मतलब कि नेट फोर्स ऑन प्लस फोर क्यू, तो आपके पास कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस टाइम। अब देखिए, अगर मैं मुझे ये तो पता लग गया कि जैसे प्लस फोर क्यू के ऊपर अगर मैं माइनस क्यू की वजह से चार्ज लगा रहा हूँ, प्लस फोर क्यू की वजह से चार्ज लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। वैसे सिमिट्री से आपके पास प्लस फोर क्यू भी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब इन दोनों की वजह से इसके ऊपर लगेगा, और क्योंकि दोनों के बीच में आपके पास ये सेंटर पे पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो तीनों ही चार्जेस हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, अब मैं इसे डिस्प्लेस करके देखना चाहता हूँ कि आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। अगर देखिए मैंने माइनस क्यू को अगर ऊपर इसे डिस्प्लेस किया, वर्टिकली डिस्प्लेस किया, तब तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल रहेगा। पर अगर मैं इसे इधर इस तरफ करता हूँ या इस तरफ करता हूँ, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। वैसे अगर मैं फोर क्यू को इधर करता हूँ या इधर करता हूँ, तो अनस्टेबल में चला जाएगा। इसको भी इधर करता हूँ, इधर करता हूँ, तो ये अनस्टेबल में चला जाएगा। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। हम स्टेबिलिटी का हम इस तरीके से देखते हैं, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का उसे डिस्प्लेस करके देखा जाता है। ओके, so next question is, a particle of mass m and charge q is placed at rest in uniform electric field E, then released, ठीक है। तो kinetic energy attained by the particle after moving a distance y is, तो आप ये तो जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, ठीक है। तो जब फोर्स जो लगता है आपके पास क्यू ही फोर्स लगता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है चार्ज क्यू को ऑफ मास m, ठीक है। अब क्या है आपके पास ये, द kinetic एनर्जी अटेन्ड बाय पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। अब क्योंकि इनिशियली आपके पास वो रेस्ट पे था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा, ये रूट टू, अब क्योंकि टू ए एस, ठीक है। अब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, टू ए वाई, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ से निकाली जाए, तो आपके पास है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ एम टू ए वाई, ठीक है, इतना होगा आपके पास। ये टू से टू कैंसिल है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया एम ए वाई, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ से मैं देखूँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए और क्यू ई, तो ए आपके पास क्यू ई बाय एम, तो इसे अगर रिप्लेस कर दूं मैं ए की वैल्यू को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एम ए की वैल्यू क्यू ई वाई। तो यहाँ पर मेरे पास जो सही आंसर बनता है सी ऑप्शन सही बनता है। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 into 10 to the power minus 6 kg and carrying a charge this much is at rest in a uniform horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. The tension in the thread of the pendulum is, अब देखिए आपके पास जो पेंडुलम है, ठीक है, चार्ज कितना कैरी करता है, वो 20 10 to the power minus 8 एंड मास उसका इतना है, ठीक है। तो पहले तो रेस्ट पे था, पहले तो मतलब कि ऐसे था, वो रेस्ट पे था। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंदर उसको फोर्स लगेगा क्यू ही, ठीक है। और यहाँ पर इसके लगा रहा है एम जी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है टेंशन इन द थ्रेड, तो टेंशन इन द थ्रेड इज सेम एज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, ठीक है। तो एफ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर टेंशन लिखेंगे अंडर रूट एम जी स्क्वेयर, ठीक है। तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, एम मास इज 30.7 into 10 raised to power minus 6 kg into g is 10, so this was square plus q is 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb, e is 2 into 10 raised to power 4 volt per meter, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए पहले निकाल रहा था मैंने, तो 5 into 10 raised to power minus 4 न्यूटन आ जाएगा। So this much be the tension. C option is correct. Okay. Next question is, 3-point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points
जिसको ले लेते हैं इधर आप किसको, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। सो प्लस क्यू माइनस टू कैन प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट एक्स जीरो ए जेड। तो यहाँ पर ए है तो आपके पास यहाँ पर क्या पड़ा है, प्लस क्यू पड़ा है। नेक्स्ट इसके अंदर एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो देर इज प्लेस्ड एट माइनस टू क्यू। तो माइनस टू क्यू यहाँ पर है आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास एक्स ए वाई जीरो जेड जीरो और एक्स इज इक्वल टू ए पर आपके पास यहाँ पर प्लस क्यू पड़ा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, ठीक है। तो अब इसकी वजह से आपके पास डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। सो ये P1 एंड दिस इज P2, ठीक है। तो आपके पास ये डायपोल कितना बन जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, ठीक है। अब देखिए नेट डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे, नेट डायपोल इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और P1 आपके पास कितना है, P1 आपके पास कितना है, क्यू ए, दोनों का सेम ही है ना आपके पास, तो क्यू ए प्लस क्यू ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 क्यू ए पी नेट, ठीक है। और दोनों के बीच में आपके पास एंगल तो वैसे तो P1 P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसके साथ रिजल्टेंट के साथ इसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए इसके अंदर क्या बनता है, √2 क्यू ए अलॉन्ग प्लस वाई डायरेक्शन, ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा सही बनता है, आंसर बनता है आपके पास √2 ए क्यू अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x0 y0 z0, ठीक है, और आपके पास x a y a z0, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है आपके पास, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ड्यू टू डायपोल इज रिलेटेड एज। देखिए तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसने कोई मेंशन नहीं किया है कि एक्सल पे पूछ रहा है, इक्वेटर पे पूछ रहा है, या फिर किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, एट एनी पॉइंट, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे सभी को मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। ई एक्सल पर आप जानते हैं कि आपके पास कितना होता है, के 2p ओवर आर क्यूब, ठीक है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया आपके पास ये। और इक्वेटर पे आपके पास होता है, इक्वेटर पे आपके पास होता है के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। और एट एनी पॉइंट इसी एंगल थीटा पर आपके पास हो जाता है के पी बाय आर क्यूब और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वेयर थीटा की पावर हाफ। तो यहाँ पर मुझे तीनों से ही पता लग रहा है कि ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो मेरे पास ये ऑप्शन सही बनता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।